पुलिस अधिकारी रहते हुए आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मानते हैं? हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय देने की चेष्टा की। और कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम साइड का था मेरे घर से कभी लौटा नहीं। रात में 2 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो। बिहार की पुलिस में जो आपके उत्तराधिकारी हैं, आपको लगता है कि वो भी इसी सोच के साथ काम कर पा रहे हैं? कुछ है, कुछ नहीं है, उस डिग्री का अंतर है। कुछ लोग कहीं लालच में फंस जाते हैं, कुछ लोग कर्तव्य परायण भी होते हैं। कुणाल साहब जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने। क्या आपको लगता है कि आला पुलिस अधिकारी समाज के प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं? इसमें मैं एक आपको विनोदात्मक बात कहूंगा। रीढ़ की हड्डी होती है, 32 हड्डियां होती हैं। 1 साल की नौकरी के बाद 1 हड्डी टूट जाती है। 32 साल आते आते 32 हड्डियां टूट जाती हैं, स्पाइनलेस हो जाते हैं। दर्शक ये समझ लेंगे कि ये 32 हड्डियां 32 साल में कौन लोग तोड़ देते हैं। क्या ये सच है कि कानून ताकतवरों की ज्यादा और कमजोरों की कम सुनता है? सामान्यतः ऐसा है। इस बिहार में, इस वक्त के बिहार में, सुशासन वाले बिहार में कानून ताकतवरों की ज्यादा सुन रहा है या कमजोरों की? वैसा मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं केवल अतीत पर बोलता हूँ। वर्तमान पर आप नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं बोलेंगे और नहीं बोलते हुए आप बहुत कुछ बोल गए हैं। कुणाल साहब, आखिरी सवाल अब आपसे। आप पुलिस अधिकारी रहते हुए बॉबी हत्याकांड से बहुत सुर्खियों में आ गए थे। रातों रात पीर मुहानी के कब्रिस्तान से उनकी लाश निकलवा ली थी और उसमें एक विधानसभा अध्यक्ष का, उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष का नाम आ रहा था। ये सब कुछ कैसे कर पाए आप? उसमें जैसे आप लोग अखबार वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। जी। मैंने आपकी गति से अधिक तेजी से काम किया जी, इसलिए मेरी चर्चा हुई। तो राजनीतिक दबाव तो रहा होगा ना? नहीं, राजनीतिक दबाव ऐसा नहीं था जो विधानसभा अध्यक्ष का ही नाम आ रहा ऐसा था। प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं था। जो मुख्यमंत्री जी थे उनको मैंने बतला दिया था कि आपकी शिकायत चरित्र की नहीं है, इसलिए आप इसमें हाथ नहीं डालिएगा तो आपकी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये हस्तक्षेप इसलिए समझिए कि जब हम लोगों ने सब उसका पता कर लिया, जब सारे एविडेंस मिल गए, चेयरपर्सन ने 164 में बयान दे दिया, तब केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मैलिथियन का नाम मैंने नहीं सुना था, क्या होता है। तो मैलिथियन से वो मरी थे, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट थी। इन्होंने कहा कि अधिक वो जो नींद की गोली होती है उसके खाने से उसकी मौत हो गई। इसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। आर्बिट्ररी, मतलब एक हत्याकांड को दबा दिया गया। हत्याकांड को दबा दिया गया। क्या आप ये मानेंगे कि इसी तरह से बहुत सारे हत्याकांडों को, अपराध के मामलों को प्रभावशाली लोग इस मुल्क में दबा दिया करते हैं? मैं मानता हूँ बहुत सारे, सब नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे को दबा दिया जाता है। अब चूंकि कुछ जुडिशियरी सक्रिय हुई है, अखबार वाले सक्रिय हुए हैं, तो अब दबाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अतीत में जरूर दबाए जाते थे। आप भारतीय पुलिस सेवा में रहे, बहुत ऊंचे पदों तक आप पहुंचे। दिल्ली पुलिस के तो आप कमिश्नर रहे, आईटीबीपी में रहे, एनएसजी में रहे, बीएसएफ में रहे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं निखिल बाबू, कि ये पुलिस जो है हमारे मुल्क की, ये कमजोरों को डराती है और ताकतवरों से डरती है, क्यों? देखिए, इसको जी मैं पुलिस की छवि के साथ रिलेट करूंगा। 1948 में पहली बार आईपीएस की शुरुआत हुई और यूपीएससी के इम्तहानों के आधार पर जी आईपीएस में लोग सिलेक्ट होते रहे। तो जो आईपीएस में पहला व्यक्ति, जो फर्स्ट पर्सन था, जो टॉपर था I-48 बैच का, कॉलेज करियर में, यूनिवर्सिटी करियर में बराबर फर्स्ट ही आता गया। उस बैच में जो सेकंड थे वो भी टॉपर थे जी, जो थर्ड आए वो भी टॉपर थे। 49 बैच का जो टॉपर था जी, बिहार के थे राजदेव सिंह जी, वो भी टॉपर। और इसी तरीके से 48 से लेकर के आज तक जो आईपीएस में आए हैं, उनका स्कोलास्टिक रिकॉर्ड, यानी कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड है जी, आला दर्जे का रहा है। बावजूद ऐसे ब्रिलियंट लोगों के आईपीएस में आने के, अगर आईपीएस की छवि बदली नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वही वजह हम आपसे समझना चाहते हैं। हम लोग साहब पिछले 50 साल से यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का रिफॉर्म कैसे किया जाए। 1996 में एक आईपीएस अफसर हैं मिस्टर प्रकाश सिंह जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए जी। बिल्कुल, उन आदेशों का पालन 1998 के बाद होना था।
मेन मुद्दा था कि पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाए। अब पुलिस को ऑटोनॉमी देने में राज्य सरकारें जो हैं वो कतरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये नहीं हो पाया है। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? अपने आदेश के पालन न होने पर बहुत से बहुत क्या करेगा? कंटेम्प्ट नोटिस देगा, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं उन्हीं के अधीन है पुलिस। बिल्कुल, स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। बिल्कुल। अब जब तक कि स्टेट की सरकारें ये नहीं समझती हैं कि पुलिस का रिफॉर्म होना चाहिए, तब तक मुश्किल है कि पुलिस की छवि बदलेगी। और एक बात बहुत जरूरी यह है कि पुलिस को पीपल्स पुलिस बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। पुलिस वालों को समझना चाहिए कि दे आर पार्ट ऑफ द पीपल। यस। एंड वो लोग कुछ इस तरीके की अपनी कार्रवाई करें जिससे कि लोग कहें, आम जनता कहे कि पुलिस इज वन ऑफ अस। ये वन ऑफ अस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए नहीं आ पाया है हम लोग के यहाँ, क्योंकि हम पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। बिल्कुल। और ब्रिटिश सरकार जो है उसका जो मकसद था वो अब की सरकार के मकसद से फर्क है। वो चाहती थी ब्रिटिश सरकार कि हम हिंदुस्तान पर अपना राज्य पुलिस के जरिए चलावें, बगैर आर्मी को इसमें लाए हुए, लेकिन पुलिस को इतना पावर दे दें कि वो कुछ आर्मी की तरह ही हो जी। और इसीलिए पुलिस की ट्रेनिंग भी रेजिमेंटेड हुई। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ जी, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बदलना चाहिए था। उसको बदलने में जैसा मैंने कहा कि पुलिस के लीडर्स जो हैं, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स जी, इंडिविजुअली वो लोग, उन लोगों ने अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई, लेकिन पुलिस की जो कलेक्टिव इमेज है पुलिस की उसको ना बना सके। और इसमें मैं खुद भी अपने आप को दोषी मानता हूं या कमी मानता हूं जी जी कि हम लोग सब जो है मिल करके भी और चाह करके भी ये नहीं कर पाए। और बड़े हमारे इंटेंशंस बहुत नोबल थे, बहुत ऑनेस्ट थे, और हमने बड़ी सिंसियरली की कोशिश की। कुछ हद तक सक्सेस किया कुछ लोगों ने। आपकी बातों से मेरे मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं निखिल बाबू। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ठीक है, ऑटोनॉमी ही अगर एक बड़ा मुद्दा है तो उसको हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी ही तो सब कुछ नहीं है। एक हमारी अपनी आइडेंटिटी भी है। हम अपनी योग्यता से चुनकर आए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चुनकर आए। कानून में और संविधान में हमारी अपनी एक जगह है, भारत की व्यवस्था में हमारी अपनी एक जगह है। क्या कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री हमें अपना पालतू बनाकर रखे, हमें एजेंट बनाकर रखे? ये शब्द मेरे नहीं है, ये रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के ही शब्द हैं। डीएन गौतम साहब कहते हैं पुलिस पालतू है, डीपी ओझा वो कहते हैं कि पुलिस एजेंट है। तो क्यों इतने पढ़े लिखे लोग जो अपनी योग्यता के बल पर पुलिस में आते हैं, अपने माँ बाप के योगदान की वजह से पुलिस में आते हैं, समाज के कंट्रीब्यूशन से पुलिस में आते हैं, वो लोग किसी मंत्री मुख्यमंत्री के पालतू और एजेंट क्यों बन जाते हैं? दोनों। जी जी, ओझा जी और गौतम जी। जी जी जी। गौतम मेरे साथ काम कर चुके हैं जी, और मुझे इन दोनों के लिए जी बहुत ही रिगार्ड है। जी जी। और मैं दोनों को समझता हूं कि ये अपने वक्त में आईपीएस के बड़े शानदार अफसर थे जी। पर उनसे भी मेरी वही शिकायत है जो मुझे अपने खुद से है जी। या जो मैंने बताया कि वो उन लोगों से है जो बराबर अपने कॉलेज करियर में टॉपर्स थे। मैं टॉपर्स की बात इसलिए कह रहा हूं और एकेडमिक रिकॉर्ड पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि वो लोग जब आए आईपीएस में तो अपनी कुवत पर आए, अपनी योग्यता पर आए। तो उसी योग्यता के आधार पर उनको चाहिए था पुलिस की भी छवि को बदलना, नहीं बदल पाए। मैं यही चीज कहना तो चाह रहा हूं। गौतम और एक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का हस्तक्षेप उनके काम करने की शैली में क्यों इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी सारी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, अपने सारे अधिकार और अपने सारे कर्तव्य भूल जाते हैं? देखिए, गौतम रहे डीजीपी बिहार, जी जी, मुख्तलिफ जगहों में भी रहे, रैंक्स पर भी काम किया उन्होंने। अपनी छवि उन्होंने बिल्कुल अक्षुण्ण रखी जी, बहुत ठीक रखी। वही हाल ओझा जी का भी था। पर इन दोनों ने जो पुलिस की कलेक्टिव इमेज है उसको इंप्रूव करने में क्यों उतने सक्षम नहीं हुए, क्यों सफल नहीं हो पाए? जबकि उनमें वो सारी योग्यताएं थीं जी, जिसकी जरूरत है उस नेता में जिसको पुलिस की छवि बनाने का काम दिया गया है। अब ये क्यों नहीं हुआ? एक इंडिविजुअल इमेज की भी मैं बात कर लेता हूं, वो क्यों नहीं हुआ उसका इशारा आपका मेरे ख्याल से यह है कि ऑटोनॉमी हो तो शायद कुछ बात बने। कोई भी डीजी पुलिस या कोई भी अफसर अगर वो काम करता है जो समझता है वो सही है,
तो मेरा अपना अनुभव है, किसी ने मुझे मेरे पूरे सर्विस करियर में कभी भी जोर जबरदस्ती से काम कराने की कोशिश नहीं की। सही बात है, बिल्कुल। एक डीजीपी की, एक पुलिस कमिश्नर की वो कौन सी मजबूरियां होती होंगी कि आपके पास प्रत्यक्ष सबूत है, वीडियो फुटेज है कि एक व्यक्ति जो है गुनाह कर रहा है, और चूंकि चीफ मिनिस्टर ने उस व्यक्ति को अपना संरक्षण दे दिया, तो सारे वीडियो सबूतों के बावजूद एक डीजीपी, एक पुलिस कमिश्नर रैंक का आदमी जो है कार्रवाई नहीं कर पाता, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाता है। मैं पर्सनल बात करूंगा। जी जी। दिल्ली में एक बड़ा ही मशहूर केस हुआ, तंदूर मर्डर केस। जी बिल्कुल बिल्कुल, नैना साहनी हत्या। नैना साहनी मर्डर केस। नैना साहनी की हत्या उसके पति ने की, जी, जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। जी। उस केस को हम लोगों ने तफ्तीश करके चार्जशीट किया, उसकी ट्रायल हुई, और सुशील शर्मा जो अक्यूज थे उनको फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला कंफर्म हो गया। वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जी। पर यकीन जानिए, किसी ने मुझसे उसके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। अगर कहता भी कोई तो शायद रुक जाते। नहीं, हशर वही होता जो हुआ। तो वो पुलिस वाले सौभाग्यशाली होते होंगे जिनको सत्ता से इस तरह के संकेत नहीं मिलते होंगे, लेकिन जिनको संकेत मिलते हैं, जिन पर दबाव रहता है, वो क्या करें? अगर वो सही बात समझाएं लोगों को जी, तो मैं समझता हूं कि उनकी बात चलेगी। फिर ये कमी डीजीपी के और पुलिस कमिश्नर के नहीं समझा पाने की? नहीं, जहां जी मुश्किल आ जाती है कि आप समझाएं और आपकी बात न समझी जाए, जी, वहां पर जरूरत है ऐसे निजाम की जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। क्या पुलिस वाले जो इतना पढ़ लिख कर आते हैं, क्या उनके भीतर इतना स्वाभिमान नहीं होना चाहिए? चूंकि मुझे तुम कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हो, तुम अपना पद रखो, अपनी कुर्सी रखो, तुम चलाओ, जिसको लाना है बिठाओ, मैं चला। इंडिविजुअल बात आपने कही जी, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जी, सिस्टम में अगर ऑटोनॉमी आएगी तो चाहे वो जैसा भी इंडिविजुअल हो, वो अक्षुण्ण रहेगा। ऑटोनॉमी लाने के लिए क्या 2-3 कदम हो सकते हैं? क्योंकि राज्य सरकारें तो इसको देखिए मानेंगी नहीं, तो क्या हो सकता है फिर? किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है, किस तरह से माहौल बनाया जा सकता है? ये आपका कहना इस समय बहुत सही है, बहुत ठीक आपने बात कही कि बहुत कुछ मुनसर है जाती शख्सियत पर। जी जी। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि साहब इनसे बात करेंगे तो उसको बात करना ठीक नहीं होगा। अब वो जो जाती शख्सियत की बात है जी, वो अपनी जगह पर बहुत ही अहम है, बहुत ठीक है बिल्कुल, और वो होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सिस्टम पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार की आपने बात कही, आम लोगों के भ्रष्टाचार से तो आप निपट लेंगे, पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? व्यवस्था में वो तो आपको कंट्रोल करते हैं। देखिए, व्यवस्था में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसमें कि आप किसी व्यक्ति से आप दब जाएं। अगर एविडेंस मिलेगा तो मिल जाएगा जी। और अगर नहीं है एविडेंस तो सिर्फ ये कह देना कि वो व्यक्ति भ्रष्ट है, एडिटोरियल लिख देना तो बहुत आसान होता है, परंतु एविडेंस अगर मिल जाएगा तो कोई रुकावट तो है नहीं, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको लगता है कि जो आप जैसे जिम्मेदार और स्वप्नजीवी पुलिस अधिकारी हैं, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है? इस विषय पर, ये जो शब्द है पॉलिटिकल प्रेशर, इस विषय पर मेरा मेरी एक अपनी सोच है जी। हर पॉलिटिशियन को भी एक हक है अपनी बात को कहने का, जैसे आम आदमी को हक है कहने का। एक पुलिसमैन को अस्त्र दिया हुआ है लॉ का कि आप सुनेंगे सबकी बात और करेंगे कानून के तहत जो संभव है वो आप करेंगे। एक पुलिसमैन अगर इस बात को समझ ले कि जिस आदमी को हक है अपनी बात कहने का जी, वो कह रहा है, उसको आप कैसे करेंगे या नहीं करेंगे वो आप कानूनी रूप से डिसाइड कर लेंगे आपको करना क्या है। क्या आपको लगता है कि राजनीति के अपराधीकरण से समाज में अपराधीकरण पर अंकुश लगाना और मुश्किल हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पुलिसमैन स्ट्रेट सिंपल रास्ते पर चले, जी, मुझे जो कहा गया है कानून में वो मैं करूंगा जी, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हम लोग अपने
फिलॉसफी में बोलते हैं फल की इच्छा हम नहीं करेंगे जी। अपना प्रयास करेंगे और कानून के तहत ही सब प्रयास होगा हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो शब्द हैं राजनीति के अपराधीकरण या अपराधीकरण में अपराध में राजनीति, ये सब चीज मीडिया के लिए है, डिस्कशन के लिए पुलिस नहीं, लेकिन ठीक है मीडिया के लिए है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहां 58-59% जो है विधायक किसी न किसी चार्ज में फंसे हुए हैं, तो कहीं से तो प्रेशर आप लोगों पर आ ही जाता होगा ना। प्रेशर तो हमने कहा आपको कि ये आपको लोग आकर के बोलेंगे। अगर कोई मान लीजिए ऐसा विधायक है जिसका आपराधिक इतिहास है, वो अपने क्षेत्र के बारे में आकर के आपसे बात कर रहा है, आप पुलिसमैन हैं, आप एसपी हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। करना क्या है, निर्णय आप क्या लेंगे और क्यों लेंगे और कैसे लेंगे, ये आपकी जवाबदेही है एज ए पुलिसमैन, एज ए एसपी। इस पे कोई किसी का भी दबाव नहीं हो सकता है। एक पहेली है बिहार की जनता के लिए। परसेप्शन ये है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, और जो आपकी बिहार पुलिस के आंकड़े हैं उसको देखते हैं तो पता चलता है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं अपराध के। वो मैं एक ग्राफिक्स के जरिए आपको भी दिखा देता हूँ। लालू राज की तुलना में नीतीश राज में हत्याएं जरूर कम हुई हैं, लेकिन खुद बिहार पुलिस के आंकड़ों की माने तो बाकी हर तरह के अपराध बढ़े हैं। ये आंकड़े सच्चे हैं या परसेप्शन सच्चा है? न तो मुझे परसेप्शन की जानकारी है, इसका सर्वे आप करते होंगे। हम लोग पुलिस में, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है जिससे हम सर्वे कर सकें जी। और आंकड़ों का जहां तक सवाल है, आपका आंकड़ा आपने कहां से लिया है मुझे जानकारी नहीं है। ये बिहार पुलिस की वेबसाइट से लिया है, हो सकता है जी, biharpolice.bih.nic.in से लिया है। होपफुली वहाँ जो भी डेटा है वो सही होगा जी। और इन आंकड़ों से न तो मुझे बहुत खुशी होती है न बहुत गम होता है जी। मुझे खुशी होती है तब जबकि हम अपने आप से कह पाते हैं कि घटना हुई, हमने त्वरित गति से उसका अनुसंधान किया और जो सही व्यक्ति है, मतलब जिसने अपराध किया है, उसको हमने सजा दिलाने में सफलता पाई। न केवल सजा दिलाने में सफलता पाई, उसके अपील को परसू किया, उसको सेंटेंस सर्व करवाया और सेंटेंस सर्व करने के बाद भी उसका जो दीवानी अंजाम होता है उस हद तक उसको लाने का प्रयास हमने किया। उस हद तक अगर हम आते हैं, हम पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप को कंप्लीट करते हैं, उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने अपने रोल को पूरा किया है। तो ये आंकड़े चिंतित तो करते होंगे? नहीं, मुझे कभी नहीं आंकड़े चिंतित मैं आंकड़ों आप अगर सच पूछेंगे, आप स्ट्रेट अवे हमसे पूछेंगे कि आपके यहाँ कितने केसेस दर्ज होते हैं, मुझे नहीं पता है जी। आपके पास कितने फोर्स हैं, मे बी आई एम नॉट श्योर, कुछ नंबर ऐसे ही आइडिया रहता है, क्योंकि मैं शुरू से ही आंकड़ों पर से बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी कभी नहीं हुआ हूँ। अब आपसे हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तैयार है आप? पूछिए। क्या आपके थानों में गरीबों की आवाज सुनी जाती है? हाँ, पूरी तरह से सुनी जाती है। आपने सबसे पहले कहा कि मुझे हाँ या नहीं में देना है, बीच का रास्ता नहीं है, तो मेरी समझ से ये आप पर भी लागू होता है जी। आप बीच का सवाल नहीं पूछे। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या ये सच है कि कानून ताकतवरों की ज्यादा और कमजोरों की कम सुनता है? नहीं। और क्या आपको लगता है कि बिहार में एक आम आदमी निडर होकर पुलिस के पास आ सकता है? हाँ। और आप मानते हैं कि बिहार में अपराध कम हुए हैं? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं हाँ या नहीं में नहीं दे सकता, क्योंकि अपराध परिभाषित हुआ नहीं है इसमें। नहीं, आंकड़ों में हर तरह के अपराधों की हमने बात की है। उसमें बहुत सारे अपराध हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हुए हैं। तो अभी भी बिहार में बहुत सारे अपराध हैं जो दर्ज नहीं हो रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं? बहुत सारे तरीके के अपराध हैं। फॉर एग्जाम्पल करप्शन आए दिन हो जाता है और नहीं दर्ज हो पाता है, इसलिए कि कोई शिकायत करने नहीं आता। मर्डर्स हो जाते हैं जी। तो अगर आप अपने प्रश्न में अपराध को परिभाषित कर देते तो मैं बता देता जी। व्हाइट कॉलर क्राइम आपके अपराध, वो भी अपराध है जी। आप मान रहे हैं अपराध मतलब सिर्फ वायलेंट वाले क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ा है क्या? व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई भी आंकड़ा
अवेलेबल रजिस्टर होता है तो वो जांच के बाद ही होता है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। 2014 तक आप डीजीपी रहेंगे। नक्सलवाद पर हमने पहले ही चर्चा की है, बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में आज बिहार की जनता से ये वादा करेंगे कि कम से कम बिहार की सरहद में जहां तक आपका प्रशासन चलता है, उस सरहद में आप अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को मिटा देंगे? नहीं, वादा मैं नहीं कर सकता हूँ। वादा मैं किसी भी चीज का नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ नक्सल का ही नहीं, अपराध को मिटा दूंगा ये भी वादा मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना ही वादा कर सकता हूँ कि मैं अपना काम निष्ठापूर्वक करूंगा। और क्या आप बिहार में अपनी पुलिस के काम से संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं? जिस दिन मैं कंप्लीटली संतुष्ट हो जाऊंगा उस दिन शायद जीवन का अंत हो जाएगा। तो अभी आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, कभी नहीं, कभी भी नहीं था। जी। किसी भी, सिर्फ पुलिस के काम से नहीं, अपने किसी भी काम से संतुष्ट नहीं। एक सिटीजन आपको लगता है कि बिहार में पुलिस के काम से संतुष्ट है इस पर? वो हर सिटीजन अपना अपना जवाब देगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे। अभयानंद यानी अभय और आनंद, बिहार की जनता कब अभय होगी पूरी तरह से, और कब उसे एक सुशासन में जीने का आनंद आएगा? कुछ लोगों को अभी आ रहा होगा, कुछ लोगों को कभी नहीं आएगा। ठीक है अभयानंद जी, हमसे मुहांमुही बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।